हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन एम इग्नाइटर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पीछे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। सारा चीज़ नॉर्मल हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन अभी फिर से ओमिक्रॉन के कारण सिचुएशन काफ़ी ख़राब होता दिख रहा है और स्कूल कॉलेजेस को फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। और अगेन हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ाई करेंगे और समझेंगे। तो मैं आप लोग के लिए फिर से वीडियो बना करके और यूट्यूब पे डालूँगा, जैसे कि आप लोग देखें और समझें, ताकि आने वाला जो आप लोग का एग्ज़ाम्स है उसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, आज की जो इस वीडियो है इसके माध्यम से हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग ये समझेंगे कि फ्लेम कैसे जनरेट होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कैसे जनरेट होता है। उसके बाद उस फ्लेम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, है ना। फ्लेम में डिफरेंट टाइप्स के जोन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद कंबसन रेशियो क्या होता है, यानी कि जब फ्लेम बनता है, आप लोग पता है मैं फिजिकल क्लास में पढ़ाया था कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज होता है और इन्हीं दोनों के मिक्सचर से ही हम लोग वर्क कर पाते हैं। तो इन ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को जब जलाते हैं तो उनके बीच में रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है कि ऑक्सीजन कितना होता है, एसिटिलीन क्या होता है, कितने के ऊपर, कितने रेशियो के ऊपर रख करके इनको इग्नाइट करा करके फ्लेम बनाया जाता है। उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। तो नॉर्मली ये 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लेम जनरेट कैसे होता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में हम लोग 2 टाइप के गैस यूज़ करते हैं। एक तो ऑक्सीजन गैस होता है और एक एसिटिलीन गैस होता है। और एसिटिलीन जो गैस होता है वो एज अ हम लोग फ्यूल गैस यूज़ करते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो गैस होता है वो एज अ सपोर्टर ऑफ कंबसन गैस हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अब इन दोनों गैसेज को क्या करते हैं कि हम लोग एक विभिन्न अनुपात में मिक्स करके जब इग्नाइट करते हैं तो उससे एक फ्लेम बनता है और उसी फ्लेम को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। यानी कि जब हम लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को विभिन्न अनुपात में मिक्स करके इग्नाइट करते हैं और इग्नाइट करने के बाद जो फ्लेम बनता है उसे हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में ये हो गया। चलिए इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अपने सेशनल फाइल या फिर नोट्स में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। व्हेन द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेज इन वेरियस प्रोपोर्शनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हेन द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेज इन अ वेरियस प्रोपोर्शन आर इग्नाइटेड देन इट प्रोड्यूस फ्लेम विच इज़ कॉल्ड ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। कह रहा है कि जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसेज को विभिन्न अनुपात में मिला करके इग्नाइट कराया जाता है तो उससे एक फ्लेम बनता है और उस फ्लेम को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्लेम कैसे जनरेट होता है, ठीक है। इग्नाइट यानी कि उसको जलाना पड़ता है, ठीक है, जलाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि जोन। अब फ्लेम तो बन गया, यानी कि अब जोन क्या होता है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। एक बार ये हमने एक ड्राइंग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसी ड्राइंग के हेल्प से हम लोग जोन को समझने की कोशिश करेंगे कि कितने जोन होते हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, इन दोनों को क्या किया जाएगा, इग्नाइट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इग्नाइट किया जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, फ्लेम मिलेगा और इसी फ्लेम को क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया। अब फ्लेम इस तरह का कुछ होगा, है ना। आगे मैं आप लोगों को ड्राइंग के हिसाब से दिखाऊंगा, ड्राइंग की हेल्प से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन को जब हम लोग इग्नाइट करेंगे, है ना। और ये अब जब चूंकि 2 चीज़ें इसमें, एक तो ये ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबसन है और एसिटिलीन जो गैस है वो
एज अ फ्यूल गैस हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे हम लोग आखिरी पॉइंट में समझेंगे। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दूसरा पॉइंट, जोन्स इन फ्लेम। तो जोन्स के बारे में, जोन्स तो जनरली अगर जोन्स की बात करें तो 3 जोन होता है फ्लेम में। पहला होता है प्राइमरी कंबसन जोन, दूसरा होता है रिड्यूसिंग जोन, और जो थर्ड होता है उसे हम लोग सेकेंडरी कंबसन जोन कहते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कौन कौन से जोन होते हैं फ्लेम में? प्राइमरी कंबसन जोन, रिड्यूसिंग जोन और सेकेंडरी कंबसन जोन। ये फ्रेंड्स 3 जोन होता है। तो चलिए इन तीनों जोन को हम लोग इस ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग समझ पा रहे हैं, ये जो है इसे हम लोग नोजल कहते हैं, ठीक है। ये नोजल हो गया हमारा। और आगे आप लोग देख रहे हैं ये वाला जो है, ये चीज़ इसे हम लोग प्राइमरी कंबसन जोन कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, नहीं दिख रहा होगा। कंबसन, इसे हम लोग इनर कोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर कोन, ठीक है। इनर कोन, इनर कोन। तो ये वाला जो चीज़ है इसे हम लोग इनर कोन कहते हैं या फिर प्राइमरी कंबसन जोन कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया बाहर वाला, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंबसन जोन। सेकेंडरी कंबसन जोन, ठीक है। इसे हम लोग आउटर इन्वेलप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर इन्वेलप, आउटर इन्वेलप, INVELOP, ठीक है, आउटर इन्वेलप। अब रिड्यूसिंग जोन कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो रिड्यूसिंग जोन जैसे मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये तो हमारा हो गया इनर कोन, ये हमारा इनर कोन हो गया, ये हमारा इनर कोन हो गया। और इसके आसपास की जो एरियाएं हैं, ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया, आसपास की ये जो एरिया है, इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग जोन बोलेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, ये हो गया रिड्यूसिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन, ठीक है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं ये नोजल है, ये आपका प्राइमरी कंबसन जोन है जिसे हम लोग इनर कोन कहते हैं। और प्राइमरी कंबसन जोन के सराउंडिंग में जो एरिया है उसे हम लोग रिड्यूसिंग जोन कहते हैं। और सबसे जो आखिरी में है, फ्लेम के जो एंड में होता है, उसे हम लोग सेकेंडरी कंबसन जोन कहते हैं या फिर आउटर इन्वेलप कहते हैं। तो ये हमारे 3 जोन हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिड्यूसिंग जोन के बारे में इसका, ताकि आप लोगों को याद रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिड्यूसिंग जोन क्या होता है, जिससे आप लोग को याद होगा, सही रहे। रिड्यूसिंग, ये याद रखेगा, ठीक है। द रीजन surrounding the inner cone and its tip is called reducing जोन,
है ना, मैंने लिख दिया है द रीजन सराउंडिंग द इनर कोन एंड इट्स टिप इज कॉल्ड रिड्यूसिंग जोन, यानी कि वह एरिया है ना जो इनर कोन के आसपास है या फिर इनर कोन के टिप के आसपास है, ये इनर कोन का टिप है, इसके आसपास भी अगर रहता है, ये वाला इनर कोन का टिप है, अगर इसके आसपास भी है तो वो सारा एरिया जो होगा वो क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग जोन बोला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग जोन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि प्राइमरी कंबसन, जब मैं आप लोगों को फ्लेम की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, तो आप लोगों को इन सारे जोन्स के जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो इसलिए आप लोगों को अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्लेम के अंदर कितने जोन होते हैं, है ना। तो पहला जोन होता है प्राइमरी कंबसन जोन, दूसरा जोन होता है रिड्यूसिंग जोन, और तीसरा होता है सेकेंडरी कंबसन जोन या फिर आउटर इन्वेलप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है आपका कंबसन रेशियो, है ना। तो कंबसन रेशियो को हम लोग चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस पेज पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है कि कंबसन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन फ्लेम, यानी कि फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कंबसन रेशियो, ठीक है, कि कंबसन रेशियो कितना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होता है, वो फ्लेम को जनरेट करने के लिए हम लोग दो गैसेज का यूज करते हैं, एक होता है एसिटिलीन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो इन्हीं का रेशियो कितना होना चाहिए, किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसके लिए रेशियो का हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली हम लोग टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं चाय का, टी। तो इसको जब चाय बनाते हैं तो इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं, फिर शुगर यूज़ करते हैं, है ना, फिर वाटर यूज़ करते हैं। ये तीन चीज़ को मिक्स करके हम लोग और फिर ये चाय पत्ती होता है उसे यूज़ करके हम लोग टी बनाते हैं। तो आप लोगों को अगर रेशियो नहीं पता रहेगा तो आप लोग अच्छा चाय नहीं बना पाएंगे, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक कप चाय बनाने के लिए हम कितना दूध लेंगे और उसके लिए हमें कितना स्पून शुगर लेना पड़ेगा, यानी कि कितना चम्मच चीनी डालना पड़ेगा एक कप चाय बनाने के लिए। अगर आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों ने चीनी ज़्यादा डाल दिया तो चाय ख़राब हो जाएगी, चीनी कम डाल दिया तो भी चाय ख़राब हो जाएगी। तो प्रॉपर रेशियो में चीनी डालना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि चाय पत्ती का रेशियो आपको पता नहीं है, आप लोगों को नहीं पता है कि एक कप चाय बनाने के लिए कितना हमें चाय पत्ती डालना है ना। आपने चाय पत्ती ज़्यादा डाल दिया तो चाय कड़वी हो जाएगी, है ना। आपने चाय पत्ती कम डाल दिया तो जो टेस्ट है वो दूध का आने लगेगा, है ना। तो चाय फिर से अच्छी नहीं बनेगी, फीकी चाय बनेगी। तो इस तरह से आप लोगों को रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है चाय बनाने में भी। जो लोग चाय बनाते हैं उनको ये बातें समझ में आ गई होगी, और जनरली आजकल तो सब लोग चाय बनाता है, ठीक है। पढ़ने वाले जितने भी लोग लड़के हैं जनरली बाहर जाके पढ़ते हैं जो, उनको चाय बनाने आता है। तो ये चीज़ है। तो उसी तरह से जब हम लोग फ्लेम बनाएंगे यहाँ पे, तो फ्लेम बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो फ्लेम बनाने के लिए जब दो गैसेज यूज करते हैं तो इन दोनों में के बीच में अनुपात क्या होना चाहिए ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर एसिटिलीन है, ठीक है ना, 1 लीटर, ठीक है, सॉरी लीटर, ठीक है, 1 लीटर है। मान लियो 1 लीटर हमारे पास एसिटिलीन है, तो इसको जलाया जाएगा, क्योंकि आपको लोग पता है कि एसिटिलीन कौन सा गैस होता है, फ्यूल गैस होता है, यही जलता है और इसी से फ्लेम बनता है ना। और इसको जलाने के लिए क्या हेल्प, कौन सा गैस यूज करते हैं, हेल्प कौन सा गैस करता है, एसिटिलीन को जलाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये हेल्प करता है पूर्ण रूप से जलने में। तो इसके अगेंस्ट हमें ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा भाई, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा तभी ये एसिटिलीन पूर्ण रूप से जल पाएगा, टोटली बर्न हो पाएगा, है ना, नहीं तो कुछ जलेगा, कुछ वेस्टेज होगा। तो 1 लीटर एसिटिलीन को पूर्ण रूप से टोटली बर्न कराने के लिए या फिर पूर्ण रूप से जलाने के लिए हमें 2.5 लीटर ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
लीटर्स, है ना, 2.5 लीटर्स की जरूरत पड़ती है। ये आपको याद रखना होगा, यही रेशियो होता है ना। 1:2.5 लीटर्स, यानी कि 1 लीटर एसिटिलीन को पूर्ण रूप से जलाने के लिए हमें 2.5 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉर कंप्लीट कंबसन या फिर बर्निंग, है ना, कंप्लीट कंबसन और बर्निंग 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2। C2H2 यानी कि एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो केमिकल जो नाम होता है वो C2H2 होता है ना, केमिकल सिंबल, सॉरी, केमिकल सिंबल C2H2 होता है, तो इसलिए मैंने एसिटिलीन ना लिख करके C2H2 लिख दिया, ठीक है। C2H2 रिक्वायर्स 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर कंप्लीट कंबसन और बर्निंग 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्स 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 1 लीटर C2H2 को पूर्ण रूप से जलाने के लिए हमें 2.5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। यही कंबसन रेशियो होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं और नहीं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट के क्लास में जब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ब्लो पाइप से कितना गैस निकलता है और फिर कितने टाइप के फ्लेम होते हैं और उसकी केमिस्ट्री क्या होती है, आगे के मैं वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।